माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने आज का जो टॉपिक्स रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। वह है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड नेचर क्या है, इसके साथ साथ उसका सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, इसके साथ साथ विटामिन की बात मैंने किया हूँ। यानी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टेबल के अंतर्गत से ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है वो सारे बात को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब रह गया कि इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और याद करिए। जानते हैं अब समय आ गया है याद करने का। याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में आप लिख नहीं पाइएगा। आपको कुछ न कुछ बातों को ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करने से याद होता है। याद शब्द बहुत ही कठिन लगता होगा कि याद करें, कैसे होगा, क्या लिखेंगे, याद करते हैं भूल जाता है। नहीं, ये सब बात अच्छी बात नहीं है। आपको निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा कौन इसका आंसर है। जानते हैं मेहनत करने वालों को ही भगवान साथ देते हैं। जो मेहनत करेगा ही नहीं उसकी सफलता कहाँ से मिलेगा। आप जरा सोचिए, याद शब्द जो है, याद 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 एकरा उल्टा कर दीजिए तो दया शब्द आ जाता है। याद का उल्टा क्या हो जाता है? दया। याद और याद और दया दया। तो याद करने वाला पर ही भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं। जो याद करेगा ही नहीं तो भगवान उसकी सफलता कहाँ से देंगे। सफलता का प्रतीक लोग भगवान को मानते हैं। ऐसा ही बात है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल तो मिल ही जाएगा। यानी आपको कर्म करने की आवश्यकता है, यानी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बिना पढ़े हुए आपको प्रतिफल कहाँ से मिलेगा? आपको जो मार्क्स जो मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे? परीक्षा का फल आपको कर्म करने ही से मिलेगा। अब कर्म करने का समय बहुत नज़दीक है। आज 11 दिन जनवरी का बीत गया है। एक एक दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट समय आपका निकल रहा है। अब ज़रा सोचिए कि एग्ज़ाम के समय आने में कोई लेट है क्या? वह आपका समय बहुमूल्य है। उस समय को आप उपयोग कीजिए। उस समय को याद में लाइए कि आपको दया मिल जाएगा, भगवान कृपा कर देंगे। मेहनत तो कीजिए, सफलता आपके हाथ में है। आप जितना परसेंट मेहनत करेंगे उसी के अनुरूप आपका प्रतिफल, परीक्षा का जो रिजल्ट है वह मिलेगा। कोई ना कोई टॉपर तो बनता ही है। कारण क्या है? वह याद करता है। जो भी विषय हैं उसको सिस्टमेटिक देखता है, प्रैक्टिस में लाता है और उसका परीक्षा फल मिलता है। आप भी तो उसी तरह से बनिए। सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि अब पढ़िए, यही जीवन का सार्थक चीज़ है। और इंटरमीडिएट क्लास 12th का जो आपका रिजल्ट है वही आपके भविष्य का फैसला करेगा कि आप क्या करेंगे। आज बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी के दौर में बड़ा टफ हो गया है कंपटीशन, बहुत टफ हो गया है। लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई भारी बात नहीं है, कोई कठिन मार्ग नहीं है। कठिन से कठिन मार्गों को आप अपना बना सकते हैं, आप सरल बना सकते हैं। कब? याद करके। हम बार बार याद करने की बात कर रहे हैं।
याद का मतलब दया। याद कठिन है, मेहनत परिश्रम करेंगे, दया कृपा होगा और आपका परीक्षा फल बहुत अच्छा आएगा। याद का परिणाम परीक्षा फल है और याद परिश्रम का प्रतीक है। आप यदि परिश्रम मेहनत ईमानदारी से करते हैं, अपने आप को जिम्मेवारी के साथ करते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आएगा। इस बात को समझिए। हम आप लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं, कैसे पढ़ाएं कि आप लोगों को याद हो जाए, कैसा पढ़ाएं कि वही परीक्षा में आए। इसके लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट का जो कर रहे हैं, मेरा यह अनुभव है। हम आज से नहीं, 30 सालों से हम परीक्षार्थियों के लिए मेहनत कराते आए हैं और मेरा अनुभव कहता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। यह आता है, कारण यह है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर संपूर्ण एनसीईआरटी की किताबों और उसके अलावे क्वेश्चन बैंक वगैरह में जो पूछे जाते हैं, उसका हम ऐसे ऐसे पॉइंट को बाहर निकाल के लाते हैं, जैसे समुद्र में से हीरा मोती को चुनना, उसी के प्रतीक मानिए आप। गागर में सागर, इस बात को मानिए। और वैसे अनूठे बातों को, वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस समुद्र के, इस एनसीईआरटी रूपी समुद्र से मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। आपको आश्चर्य लगेगा, जरा इसको देखिए तो लगेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कलेक्ट करके आपको हम दिया हूँ। यह आपके लिए अमृत से कम नहीं है। यह परीक्षा मंथन हमने जो टॉपिक्स रखा है, परीक्षा मंथन, समस्त संपूर्ण टॉपिक्स को मंथ करके एकदम सोच समझ के सूझबूझ के साथ हमने आपको यहाँ पर रख रहा हूँ। परीक्षा मंथन का या दूसरा या तीसरा क्लास होगा। इस तरह से हम आपको एग्जाम के निकट आते आते तक संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा। लेकिन वही बात याद कीजिए, याद करेंगे, दया होगा प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का, और परीक्षा का परिणाम बहुत 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 अच्छा आएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। मैं आपको कितने बार कह रहा हूँ, यही सच्चाई है, सच्चाई से नहीं मुँह करिए। तो आइए देखिए, आज हमने एकदम छोटा सा टॉपिक्स रखा है, लेकिन सबको एक जगह अरेंज कर दिया है, याद हो जाएगा। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रखा है। और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। और वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं की बात हमने किया है। यहाँ हम बाइलिंगुअल लिए हैं, हम दोनों लैंग्वेज को यहाँ पर इंक्लूड किया है। हिंदी इंग्लिश दोनों अलग करके समय को थोड़ा बर्बाद करने से बेहतर है एक साथ लिख दें कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी आपको कहीं अब वर्ड पर कठिनाई होगा, हिंदी देख लेंगे, और हिंदी वाले भी आप देख लेंगे, थोड़ा इंग्लिश अच्छा रहेगा और बेहतर ढंग का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, एल्कीन है, एल्कीन है और एल्काइन है। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र की बात कर रहा हूँ। कितने बार एग्जामिनेशन में पूछा है, देखिए क्वेश्चन बैंक उठा के, हमने तब पढ़ाया ही है पूरे के पूरे। अब उसको समराइज करके एकदम संक्षिप्त रूप में हम पूरे डिटेल पूरे बातों को बतला देना चाहते हैं। CnH2n+2 है, CnH2n है, CnH2n-2 है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। देखिए एल्केन कार्बन से दुगुना करके और हाइड्रोजन को दुगुना करके 2 जोड़ दीजिए। एल्कीन कार्बन की संख्या के बराबर होगा हाइड्रोजन की संख्या, और एल्काइन कार्बन की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन में से 2 घटा दीजिए, यह हो जाएंगे एल्काइन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, इस बात को समझिए। इस टेबल में हैं, आप घर बैठे बिछावन के अंदर रह करके थोड़ा सा मोबाइल खोल करके इसको देख लीजिए, जय जय हो जाइएगा, आप लोग कल्याण हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यानी 3 क्वेश्चन तो यहाँ बन गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को प्रसंकरण या संकरण या हिंदियों में हाइब्रिडाइजेशन शब्द लिखेगा तो घबराइएगा नहीं, इसलिए दोनों शब्द को हमने यहाँ पर, दोनों लैंग्वेज को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यह हो जाएंगे sp3, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन किसमें? एल्केन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। एल्केन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। एल्कीन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। एल्काइन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp होता है। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। इसके बाद है बॉन्ड लेंथ, आवंध लंबाई। आवंध लंबाई आप जानिए, एल्केन वाला के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन वाला के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन वाला के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड जैसी होंगे तो बंधन की लंबाई ज़्यादा होगा, और एल्केन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। क्या है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.54 10 गुने 10⁻10 मीटर। पिको मीटर में बदलेंगे तो आपको हो जाएंगे 100 से और भाग हो जाएंगे, यानी 10 हो जाएंगे, और 10 और 2 12 हो जाएंगे। यानी आप यह जानेंगे कि इसका 1.54 गुने 10⁻12 मीटर। इसको दशमलव में उड़ाएंगे तो नीचे 100 से भाग देंगे तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी यह जानेंगे 10 मीटर, और 2 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 12 मीटर। यानी एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिए, 1.54 गुने 10⁻10 मीटर, दशमलव उड़ा दिए तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12। अब 12 को पिको कहते हैं, माइनस को 12 को क्या कहते हैं? पिको। क्या हो जाएंगे? पिको मीटर। इसी तरह से एल्कीन की बात करते हैं, इसमें हो जाएंगे 1.00 एंगस्ट्रॉन, या इसको क्या करेंगे? पिको मीटर मतलब तो -12 हो ही ना जाएगा, तो 10 के पावर तो इतना हो जाएंगे 133 पिको मीटर। और यह जो होंगे 1.02 एंगस्ट्रॉन होता है, यानी 120 पिको मीटर हो जाएंगे। तो यानी आपको एंगस्ट्रॉन में पूछे तब या पिको मीटर में आंसर पूछे तब, दोनों में हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और इससे ज़्यादा पूछने की बोर्ड क्या कोई औकात नहीं है, क्षमता नहीं है। जिस टेबल को मैं बतलाया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे बातों को हमने यहाँ रख दिया है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड, आबंध प्रकृति या आबंध की प्रकृति। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, एकल आबंध, यानी एक बॉन्ड एक आबंध बनेंगे। सिंगल बॉन्ड एकल आबंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होंगे? सिंगल होगा, एक होगा। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच आपको एल्कीन में कैसा? 2 आबंध, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसा होगा? डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड किस में होंगे? एल्काइन में होगा। आप जरा सोचिए, देखिए इसका लेंथ, इसका बड़ा है, हमने रिप्रेजेंट करके बताया है, इसका छोटा, इसका और छोटा। यानी जैसे जैसे बंधनों की संख्या बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बंधन की लंबाई घटते जाएगा। इसका 100 कितना? 54 है, इसका 133 है, इसका 120 है। यानी घट रहा है कि नहीं घट रहा है? बॉन्ड से घट जाएंगे, याद रखिए। बहुत कुछ यह तो बड़ा बिजोड़ चीज है। यहाँ से तो जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ ले है, सिग्मा का एगो, पाई बॉन्ड का एगो। वेरी गुड क्वेश्चन है, या पूछना चाहिए बोर्ड को जो पूछा है, जरा समझिए। लेकिन 12th के किताब में ये सारी बातें नहीं हैं। ये सारी बातें हमने क्वेश्चन देख करके इसको हमने एक अच्छा तरीका बतलाया है। यहाँ देखिए, सिंगल बॉन्ड होगा वह सभी सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अब यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड है तो कितना सिग्मा कितना पाई? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। देखिए यहाँ पर हम सिग्मा 1 दे देते हैं, पाई। अब देखिए
पूछे हुए हैं कि C2 में, एल्कीन के C2 में कै गो सिग्मा कै गो पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। एल्कीन के C2 में एक सिग्मा और एक पाई होता है। आगे देखना है एल्काइन, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन। एल्काइन के C2 में है ना, C2 दो कार्बन है और कुछ है क्या, नहीं है। C2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई है। पूछने का कितना अच्छा आइडिया है क्वेश्चन पूछने का बोर्ड का, क्योंकि उस वक्त IAS लेवल के लोग न हैं, काफी विद्वान सब है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा ऐसा पूछ देता है कि डार्क में रख देगा आपको, तो उससे ज्यादा आपको पढ़ना है। हमसे मिलते रहिए ना, हम एक एक चीज मैं बतलाऊंगा। यही नहीं, +2 ही नहीं, मेरे पास नीट वगैरह का भी मैं जस्ट इसके बाद शुरुआत करूंगा बोर्ड के एग्जाम के बाद। और देखिएगा मैं कितने धमाकेदार ट्रिक देता हूँ, लॉजिक देता हूँ कि क्वेश्चन देखिएगा आंसर आएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। पढ़ के बनाएंगे तो समय है कहाँ आपको, आपके पास, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत होगा, वहाँ बताएंगे आपको। उस लेवल को यहाँ टच करेंगे ना तो बिहार बोर्ड गड़बड़ा जाएगा। बिहार बोर्ड और उसके में बहुत सारे अंतर है तो सिलेबस वही, लेकिन काफ़ी डेप्थ में जाता है। उसके लिए मैं बतलाऊंगा, उस सब बातों को ध्यान रखेंगे। नीट हो, जी एडवांस वगैरह सब के लिए मेरा 3 चैनल है। एक जनरल स्टडी का भी है, उसमें बहुत धमाकेदार मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो कुछ दिनों से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लासेस पर मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, अभी उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट आप लोगों के एग्जाम के बाद देखिएगा कितना बेहतर उसमें मैं काम करूँगा। उस चैनल पर बिल्कुल हिंदी मीडियम में नीट का तैयारी कराऊँगा। और इनके बाबा साइंस क्लासेस, वो भी बहुत बेहतर चैनल पर मैंने पहले काम किया था, अभी उसको भी स्टॉप किए हुए हैं, काम नहीं कर पा रहा हूँ समय के अभाव में, क्योंकि सब के सब मैं आपको अभी 12th पर फोकस कर रहा हूँ, जो आप लोगों की एग्जामिनेशन है। और उस पर भी मेरा CBSE का बोर्ड का है, उसमें फुल्ली इंग्लिश मीडियम का मैं आपको CBSE का पढ़ाते रहूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी ऐसा ठंडा वगैरह के प्रभाव है कि हमको मात्र इसी चैनल पर काम करने के लिए संकोच करते, आसकत हो जाता है, काफ़ी लगता है कि आज नहीं पढ़ाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा भी पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे। हम इस चैनल से कभी एब्सेंट नहीं हुए हैं और न होंगे। उसी परिस्थिति में होंगे जब मेरा शरीर काम नहीं करेगा, बस इतना ही जान लीजिए। हमको भी शौक है कि आप लोगों से हमेशा जुड़े हुए रहें। समझ गए? तो यह सारी बातें हो गई। अब आएंगे सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो सबके सब सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। परीक्षा में आता है ये सब पॉइंट से। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, सबसे पूछा हुआ है, इससे पूछा हुआ है, इससे पूछा हुआ है, इससे पूछा हुआ है, इससे पूछा हुआ है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रहा हूँ, और हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रक्चर मेथेन का लिए देखिए 1 2 3 1 4। CH4 में क्या गो सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। जितना सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितना सिंगल बॉन्ड होगा, एक आबंध होगा, उतना ही सिग्मा आबंध होगा और उतना ही sp3 प्रसंकरण होगा। पूछे हुए हैं, देखिए आप क्वेश्चन बैंक हम तो पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो पूछे हुए हैं कि मेथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड, कै हो गया 1 2 3 4, और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वही उसका हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड हो गया और सिंगल वही हाइब्रिडाइजेशन। मेथेन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 कितने हाइब्रिडाइजेशन 4। अब प्रश्न उठता है मेथेन पूछा, इथेन कहेगा तो क्या होगा, प्रोपेन कहेगा तो क्या होगा, वहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए यदि पूछता है तो कार्बन और हाइड्रोजन संख्या को जोड़ के 1 घटा दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन की संख्या मिल जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड की संख्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ CH4 है ना, CH4 है तो कार्बन कै गो है, मेथेन है तो 4 गो है, हाइड्रोजन के कार्बन 1 है, हाइड्रोजन के 4, 1 2 3 1 4, कार्बन 1 4 1 5
5 में से 1 घटा दीजिए, कितना? इथेन की बात कीजिए, इथेन तो C2H6 में कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 6 2 8 8 में से 1 घटा देंगे, कितने हो जाएंगे? 7 7 को सिग्मा 7 को sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। प्रोपेन की बात करते हैं C3H8 8 3 11 11 में से 1 घटा देंगे 10 सिग्मा हो जाएंगे 10 ब्यूटेन की बात करेंगे C4H10 10 4 14 14 में से 1 घटा दीजिए, 1 घट जाएगा आपको 13 sp3 हाइब्रिडाइजेशन 13 सिग्मा बॉन्ड। कोई भी बात करेंगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप ध्यान रखें सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए। वही क्या इथीन की बात कीजिए, इथीन कितने C2H4 है, C2H4 2 3 4 5 6 तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 2 6 6 में से 1 घटाइए 5, देखिए 1 2 3 4 5 5 वो सिग्मा है ना, और एक क्या है? पाई है। तो पाई के लिए फॉर्मूला नहीं है, किसके लिए है? आपको यह है, आपको किसके लिए? तो सिग्मा बॉन्ड के लिए, यानी 1 2 3 4 5 वो सिग्मा हो गया। डबल बॉन्ड है तो 1 पाई रहेगा, कहीं भी डबल बॉन्ड है तो 1 पाई रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यह हो गया। चलिए अब देखेंगे पाई है, ये 1 हो गया 1 2 3 4 5। ट्रिक देखिए C2H6 है 1 2 3 4 5 6 C2H6 है तो आप जानेंगे कि वहाँ पर आपको 4 2 6 6 में से 1 घटा दीजिए 5 आएंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, समझ गए? नेक्स्ट देखेंगे इस तरह से आपको C3H6 रहता, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, तो आप जानते कि दुगना C3H6 तो 6 3 9 9 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। C4H8 रहता 8 10 में से घट जाएगा 9 हो जाता। C5H10 रहता 10 5 15 15 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएंगे? 14 हो जाता। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ करके 1 घटाइएगा, वही आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। यह मेरा टेक्निक है, यहाँ मेरा तरीका है, यह मैजिक से कम नहीं है। और दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए, वही सिग्मा बॉन्ड होगा। उस सिग्मा बॉन्ड जितना होंगे उतना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अब आएंगे एल्काइन में। देखिए एल्काइन में हमने इथाइन का सूत्र, इथाइन कहे तो आप जानेंगे C2 आपको H2, इथाइन कहे तो C2H2। देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है X, तो C2H2 में आप जानिए कि C2H2 4 4 में से 1 घटा दे कितना होगा? 3 होगा। देखिए कै को सिग्मा बॉन्ड 1 2 1 3, यानी 3 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। तो इथाइन में आपको 3 गो सिग्मा है 2 गो पाई है। इथीन में 5 गो सिग्मा है 1 पाई है, और मेथेन में केवल और केवल 4 सिग्मा है। यानी इथेन की बात करते हैं तो यहाँ हो जाता आपको हो जाते C2H6 7 गो सिग्मा होता। यानी देख लीजिए ना C2H6 इथीन है, इथेन कितना जाएगा? 6 2 8, यानी 8 में से घट जाएगा कितना? 7 सिग्मा 7 sp3। ये बिजोड़ चीज है ना। अब कहीं से इससे ज्यादा में से कहीं से कुछ नहीं पूछेगा, आप इतना डिटरमाइन हो लीजिए। अब कुछ है क्या? कुछ नहीं है। थोड़ा सोच को बदल लेना है, थोड़ा आलसी को हटा करके पढ़ते रहना है। यह हो गया। यह टेबल काफी महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा मंथन हमने जो रखा है वह बिल्कुल सही रखा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे हम कुछ विटामिनों की बात कर रहे हैं। विटामिन हमने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। आप जानिए विटामिन एक प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स है, जैव अणु है,
जिसका शरीर में निर्माण नहीं होता है। किस किस जैव अणु का शरीर में निर्माण नहीं होता है? विटामिन का। विटामिन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है। देखते हैं एंजाइम स्रावित होता है तब ना खाते हैं तो पच जाता है। हार्मोन है तब ना शरीर का ग्रोथ होता है कि नहीं? या बहुत तरह के हार्मोन है, वह बायोलॉजी में पढ़ना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, साथ साथ वह डाइजेस्ट होता है। तो ये सारे क्या है? प्रोटीन, ये सब शरीर में बनता है। लेकिन न बनता कौन है? जिसका सिंथेसाइज नहीं होता है। किसका? वह विटामिन है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका शरीर में निर्माण नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है, तो क्या कहेंगे? विटामिन का। विटामिन को हमको भोजन के रूप में, संतुलित भोजन के रूप में उसको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इसीलिए डाइट को, भोजन को जो है बैलेंस करके खाना चाहिए, है ना। दूध, दही, सलाद, साग सब्जी, फल फूल जितने भी है, हरा सब्जी, है ना, यह सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है। तभी शरीर को विभिन्न प्रकार के एलिमेंट मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट मिलता है, जिससे शरीर का ग्रोथ होता है और शरीर में किसी तरह का डिफिशियंसी नहीं होता है, बीमारी हीनता रोग नहीं होता है, आपको कमज़ोर नहीं होंगे, आँख की रोशनी नहीं जाएंगी, शरीर की हड्डी कमज़ोर नहीं होगा, भूख लगेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। ये सारी बातें किससे होती है? विटामिन से होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ रसायन है, इसको तो भूलना ही नहीं है। उसमें से हमने विटामिन की जो बात किया है वह दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी होते हैं और विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B6, B5, B6 और B12 होता है। तो वह सब इतना तो मैं नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है और आपको जो आएगा उसी में से हमने लिस्टिंग किया है। तो यहाँ पर हमने आपको विटामिन के 1, 2, 3, 4 विटामिन लिखे हैं, उसके डिजीज होने वाले रोगों का नाम है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये ना कहिएगा कि तो जानते हैं विटामिन ए की रतौंधी होता है, लेकिन भूलिए नहीं, याद रखिए, इसलिए कि यही परीक्षा में आएगा, इसलिए कि यह दैनिक जीवन से जुड़ा हो, इसलिए कि विटामिन ए आँख की रतौंधी जो रोग होती है, रेटिना जो होता है उसकी गड़बड़ी होता है। आप जानते हैं कि नैन बिना चैन नहीं है, आँख सबसे बहुमूल्य चीज़ है शरीर का, और यही गायब हो जाए, इसी में खामियां हो जाए, इसी में त्रुटि हो जाए, तो क्या जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। हर मानव का आँख, नेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, ताकि दुनिया को देखे, दुनिया को देखेंगे तब न दुनिया को समझेंगे। इसलिए वैज्ञानिक रूप में भी और व्यवहारिक रूप में भी, दोनों रूप में अक्सर एग्जामिनेशन में विटामिन ए पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और विटामिन की बात नहीं करेंगे, लेकिन विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन सी तीनों कमाल का चीज़ है, तीनों व्यवहारिक चीज़ है, तीनों की कमी होना तो बेकार हो जाएगा। डी नहीं पूछता है, लेकिन हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है, मोतियाबिंद, ये सारे जो होते हैं आँख में, रेटिना में जो गड़बड़ी होता है, पुतला में, इसके कारण होता है। और यह अक्सर एग्जाम में पूछा, इस बार सेंटअप में भी पूछा है, और कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन। ये तो 12th है, जनरल कंपटीशन की बात मैं करूँगा, उसमें IAS, UPSC, BPSC, सिविल सर्विसेज में सभी जगह यह पॉपुलर है। इसको हम इसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। इसके बाद आएंगे विटामिन B1, यह है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स का एक पार्ट है। B1, B2, B6 ये सारे हैं, लेकिन हमने B1 ही क्यों लिया है? यह ज़्यादा दैनिक जीवन से इसकी आवश्यकता है। विटामिन B1 के कारण कमी से भूख नहीं लगता है। अब भूख न लगना, शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगा? शरीर के सिस्टम में सब खराब हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएंगे, कमजोरी हो जाएगा, हमेशा आलसी रहेंगे, हमेशा लगेगा सोए हुए रहें, खाना नहीं खाएंगे तो शरीर लीन एंड थीन हो जाएगा। वैसे स्थिति में यह काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। इस रोग का नाम क्या है? बेरी रोग नाम है। बहुत सारे स्रोत है विटामिन B1 को लेने का,
और उस साग सब्जियों से लिया जाता है ना। ये साग सब्जी है, फल फूल है, मछली है, मांस है, अंडे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम इस सारे विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी हमने यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक क्या है? विटामिन सी है। मसूड़ा से खून आना, मसूड़ा से खून आना क्या है? विटामिन सी है। ओठ फट जाना, चर्म पर, फेस उस पर गड़बड़ी होना, किस कारण से होता है? विटामिन सी के। ठंडे के दिनों में ऐसा ही होता है, इसलिए कि हम लोग नींबू या संतरा या रसदार फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा ठंड के कारण ड्राई फ्रूट लेते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में उस विटामिन की कमी होने से ठंडों में यह रोग ज़्यादा होते रहता है। यह काफ़ी पॉपुलर है, इसको भी आप लोगों को समय समय से मेंटेन करने की जरूरत है और परीक्षा के लिए याद तो करिए लीजिए इसको। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक विटामिन सी, इसका सोर्स होते हैं लेमन, ऑरेंज, ये सब होते हैं। नींबू में पाया जाता है। सब क्या है? रसदार जो होते हैं फल, उसमें है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और यह जो है रिकेट्स नामक रोग बच्चों में होता है और ओस्टियोमेलेशिया एडल्ट में होते हैं, वयस्क में होते हैं। हम लोगों का हड्डी कमज़ोर हो जाए यानी ओस्टियोमेलेशिया रोग हो गया, बच्चों का हड्डी कमज़ोर है, रिकेट्स है, यह सब के सब आपको जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। सूरज की रोशनी बच्चों के लिए, जो नवजात बच्चे हैं, शिशु है, उसको ज़रूरी रहता है। देखते होंगे घर में माताएं जो हैं जिनकी बच्चे हैं उसको बढ़िया से तेल लगा करके मालिश करके धूप में सुलाते हैं। क्यों? धूप जो है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी का चीज़ है, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है नवजात शिशु को। अक्सर हर लोग ठंडी के दिनों में तो और ज़्यादा, और उससे विटामिन डी मिलता है, जो मेलानिन होते हैं, जो शरीर को, स्किन को तो थोड़ा सा ब्लैक करता ही है, लेकिन वह स्ट्रॉन्ग करता है। आप इतना मानिएगा कि जो ब्लैक मैन हैं, जो काले लोग हैं, उनकी क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्षमता है लड़ने का, प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा होता है। क्यों? उसमें विटामिन डी ज़्यादा है, और विटामिन डी है तो हड्डी स्ट्रॉन्ग है, मसल्स स्ट्रॉन्ग है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, हर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए ना, गाय और भैंस को देखिए। भैंस की चमड़ी मोटी होती है, भैंस के दूध मोटा होता है, इसलिए उसमें फैट ज़्यादा है। उसको देखिएगा, भैंस को रख दिए कादो में है, धूप में है, कोई फर्क नहीं, बीमारी नहीं पड़ेगा। लेकिन गाय को देखिए, तनका ठंडा लग जाएगा, बरसात में भीग गया बीमार पड़ गया, गर्मी में रह गया बीमार पड़ गया, कितना लीन एंड थीन है, कितना उसके पास बीमारी हो सकता है, इसलिए कि उसके पास विटामिन डी नहीं है। आप देखिए वेस्ट इंडीज के लोगों को, लोग कितने भुजुंग रहते हैं, हट्ठा खट्ठा करिया करिया रहते हैं, कभी बीमारी होता है क्या? लेकिन साउथ के लोगों को देखिए, आप लोग अंग्रेज को देखिए, यानी आप कोरोना वायरस में जो देखे हैं, अमेरिका, इटली, जर्मनी, इटली, अमेरिका, ये सब ज़्यादा प्रभावित हुआ है। क्यों? वो लोग ज़्यादा एसी में रहने वाले हैं, गोरे लोग हैं, उनको इम्यूनिटी क्षमता कम है। लेकिन वेस्ट इंडीज में कभी सुने हैं कितने लोग प्रभावित हुआ? नहीं सुने हैं। यह नेचुरल है, यह नेचुरल है, इसलिए विटामिनों का, डी का काफ़ी रोल है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको बायोलॉजी में आते हैं, यह केमिस्ट्री में आज तक नहीं आए हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसको पढ़िए, बहुत बेहतर ढंग से पढ़िए। आपको 3, 3, 6, 9, 12, 15, है ना, 18 और ज़्यादा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पास है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है।